हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6, 7, 8 का SCERT का इतिहास का कुछ सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले टीचर भर्ती तीसरे चरण का यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है तीसरा चरण का एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें जो है आपका क्लास 6, 7, 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतिहास के हैं और यह जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसी से आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि NCERT एवं SCERT से ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आपके शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चंस होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 6 से स्टार्ट हो रहा है, अतीत से वर्तमान चैप्टर है, अध्याय हमारा अतीत। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो है गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन जो है, इसे मगध नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ। तो यह जो है नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का विकास जो है नवपाषाण काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में मूल रूप से हुई है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान का खोजा गया था। और एक यहाँ प्रश्न बनता है कि हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था? तो इसका जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। आपको ये याद रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई 1921 में की गई थी। और यह जो है कहाँ पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह जो है अब पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ गया है, उसमें पड़ता है। यह भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब अध्याय 2 का सिलेक्टेड प्रश्न कौन कौन सा है? देखिए, चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत जो है अलग करती है? प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है अलग करती है? तो ये जो है विंध्य पर्वत जो है इसे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, विंध्य पर्वत। चलिए अब आगे देखते हैं, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? प्रश्न है, चावल का प्राचीन प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है? तो कोल डिहवा से। ये आपको याद रखना है, कोल डिहवा नामक स्थान से आपको चावल का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्याय 3 का प्रारंभिक समाज है, अध्याय का नाम, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो यह जो है आपका पत्थर का बना होता था। प्रारंभिक सबसे पहले आदिमानव ने पत्थर का औजार बनाना शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से है? पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो है आपका 3 चरण में माने जाते हैं पाषाण काल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा जाता है पाषाण काल। अब आगे चलेंगे, भीमबेटका किस राज्य में है? भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। अब आगे देखते हैं, अध्याय 4 है, प्रथम कृषक एवं पशुपालन। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया? तो मानव में सर्वप्रथम जो है कुत्ता को पालतू बनाया था, आपको याद रखना होगा। ये सर्वप्रथम मानव ने कुत्ता जो है इसे पालतू बनाया था। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? गेहूं का जो प्राचीन साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पहला आंसर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ मेहरगढ़ आपको बता दें कि मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है अगर पूछा जाए प्रश्न में, तो मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान के साइड में पड़ता है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह अग्रदूत माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मेहरगढ़, देखिए यह प्रश्न पूछ लिया गया है, मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से ही गेहूं का उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं।
अब आगे प्रश्न पे चलेंगे। अध्याय 6 का है जीवन के विभिन्न आयाम। यहाँ पूछा गया है वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या सभी जानते हैं 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, आपको याद रखना है ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त किस वेद से मिले हैं, पुरुष सूक्त जो है यह किस वेद से मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद से मिले हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे इनाम गांव जो है, इनाम गांव वह किस राज्य में स्थित है, तो इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, आपको यह याद रखना है इनाम गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है अध्याय 7 का है प्रारंभिक राज्य। महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, महाजनपदों का विवरण प्राप्त कहाँ से होता है, तो यह जो है आपका बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है। महाजनपदों का विवरण बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, इसमें जो है आपका कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग महाजनपद जो है यह बिहार में स्थित है। महाजनपद किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो महाजनपद का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है महान साम्राज्य, और वह जो है बौद्ध धर्म के उदय से पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में फैले फूले थे, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा अंग हो जाएगा जो कि महाजनपद है, और यह जो है बिहार में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो अजातशत्रु की राजधानी जो थी वह थी राजगृह में, यानी कि राजगीर में। राजगीर जो है जगह इसे राजगृह भी कहा जाता है, और मगध शासक अजातशत्रु की राजधानी राजगीर थी, राजगृह यानी कि। और जरासंध को जो है मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है, जरासंध जो था इसको मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। देखिए पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था, और उसका पुत्र जो था उदयन उसने मगध को राजधानी बनाया था, लेकिन अजातशत्रु जो है उसने राजगृह को राजधानी बनाया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है, तो यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने जरासंध हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जरासंध को जो है मगध का महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अध्याय 8 है, अध्याय 8 का नए प्रश्न नवीन विचार। अध्याय का नाम है नए प्रश्न नवीन विचार। यहाँ जो आपका प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बीपीएससी में आया भी जा चुका है पहले। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव थे। और यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी हैं ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए थे, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था, महावीर कब इनका निर्वाण हुआ था, यानी कि निर्वाण मतलब होता है शरीर को त्यागना जो है, इसे जैन धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, 468 ईस्वी पूर्व। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। आपको प्रश्न में भी लिखा हुआ कहीं मिल सकता है कि सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, तो ऋषिपत्तनम है। और बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बौद्ध गया कहाँ पे स्थित है, तो गया में ही स्थित है। चलिए अब आगे प्रश्न है अध्याय 9 का प्रथम साम्राज्य। सम्राट अशोक का शासक, सम्राट अशोक जो है कहाँ के शासक थे, सम्राट अशोक
कहाँ के शासक थे यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मगध। किस जगह के थे, तो मगध के थे। और सम्राट अशोक ने 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश पे महान सम्राट हुए थे। मौर्य राजवंश कहाँ का था, मगध का। तो आपका आंसर मगध हो जाएगा यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का मन दुख से भर गया। तो यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कलिंग। कलिंग युद्ध के जीतने के बाद जो है ये बहुत ही उनका मन दुखी भर गया, क्योंकि इसमें जो है बहुत लोगों की, निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी और युद्ध में जो है बहुत लोगों को, निर्दोष लोगों को जान जाने के बाद इन्होंने देखा कि युद्ध से बहुत ही क्षति होती है, और यह देखकर नुकसान और क्षति को देखकर इनका जो है मन बहुत विचलित हुआ और इन्होंने अपना तलवार छोड़ दिया था और कभी भी उसके बाद युद्ध नहीं करने का फैसला किया था। तो कलिंग युद्ध यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था। सर्वप्रथम जो है ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे सही आंसर। अगला प्रश्न है अध्याय 10 का शहरी एवं ग्राम्य जीवन। इसका पहला प्रश्न है छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, तो हो जाएंगे गृहपति। सही आंसर है गृहपति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे चलेंगे। संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अध्याय 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, तो हो जाएगा मिनांडर। मिनांडर जो था यह प्रसिद्ध यूनानी शासक था। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो यह हो जाएगा पेशावर। पेशावर जो है यह कनिष्क की राजधानी थी। चलेंगे अगले प्रश्न पे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो यहां सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 1 यहां सही हो जाएगा। और यह जो है पुष्यमित्र, वह जो है पहले मौर्य वंश साम्राज्य में सेनापति रह चुका था पुष्यमित्र, और इसने शुंग वंश का स्थापना किया था। अब आगे चलते हैं। प्रश्न है अतीत से वर्तमान। कब कब कहाँ और कैसे। पहला प्रश्न बैकटपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया। बैकटपुर का शिव मंदिर जो है यह किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। राजा मान सिंह जो है इसने बैकटपुर का शिव मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है पांडुलिपियों आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि जो है आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी, तो तार के पत्ते पर। यह जो है तार के पत्ते पर लिखा जाता था पांडुलिपि। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कागज का उपयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। सबसे पहले जो है कागज का उपयोग जो है 13वीं शताब्दी में किया गया था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है अध्याय 2 है कक्षा 7 का। यह है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। सारनाथ कहाँ है, पूछा गया है सारनाथ कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सर्वप्रथम जो है गौतम बुद्ध ने यहीं पे अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। यह तो फेमस प्रश्न है। और सारनाथ जो है वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी यानी कि बनारस से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, और यहीं पे गौतम बुद्ध ने धर्म की शिक्षा दी थी, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वह धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण और कब किया था यह प्रश्न बनता है यहाँ, तो 9वीं शताब्दी में। कब किया था, 9वीं शताब्दी में इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था,
तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। गोपाल जो है इसने पाल वंश का स्थापना किया था। अगला अध्याय है तुर्क अफगान शासक। क्वेश्चन यहाँ है तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब किया था यहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक गुलाम था जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। किसने किया था यह प्रश्न आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था गुलाम वंश का स्थापना, और दिल्ली सल्तनत का स्थापना इसी ने किया था। और मूल रूप से वह कहाँ का था तो तुर्की का था, और वह एक गुलाम था इसलिए उसने अपना राज्य का नाम गुलाम वंश रखा था। गुलाम होने के कारण ही उसने इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रारंभिक तुर्क शासक कौन था? प्रारंभिक तुर्क शासक कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, अभी भी मैंने बताया, और गुलाम वंश का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था। और वह किसका गुलाम था यहाँ प्रश्न बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो वह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, दिल्ली को किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसी ने दिल्ली में जो है नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए आगे चलते हैं, अध्याय 4 है शहर व्यापार एवं कारीगर। 1580 में किसने टकसाल की स्थापना की थी? 1580 में जो है किसने टकसाल की स्थापना की थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए आगे चलते हैं, पटना में चावल का बाजार किस नाम से जाना जाता है? पटना में जो है चावल का बाजार किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा बाजार चौहट्टा, यानी कि चौहट्टा यहाँ आंसर में दिया है। चौहट्टा नाम से चावल का बाजार को जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, निम्न में कौन एक तीर्थ स्थल है? इसमें से कौन सा जो है एक तीर्थ स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है, और यह जो है भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित यह है, और यह मंदिर जो है मंदिर विष्णु जी का एक मंदिर है, वेंकटेश्वर को समर्पित एक विष्णु जी का मंदिर है। तो सही आंसर होगा यहाँ तिरुपति। अगला प्रश्न चलेंगे, अध्याय 6 का है विद्यापति कहाँ के प्रसिद्ध कवि थे? तो विद्यापति जो है यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पहले बीपीएससी में आ भी चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला। विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा इन्होंने मैथिली भाषा के साथ इन्होंने संस्कृत भाषा में भी जो है कई रचनाएं की थी, और यह जो है कवि के साथ साथ संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित भी थे। इन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल के बहुत ही फेमस कवि रह चुके हैं यह, मैथिली कवि कोकिल भी नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने मैथिली के अलावा संस्कृत भाषा में भी कई रचनाएं की थी। चलिए आगे चलते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वह किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। इन्हें अवधी भाषा का एक बहुत ही अवधी साहित्य एवं अवधी भाषा का बहुत प्रसिद्ध रचनाकार माना जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा अवधी भाषा। चलिए आगे चलते हैं, सूरदास किसके भक्त थे? सूरदास किसके भक्त थे? तो ये जो है श्री कृष्ण जी के भक्त थे। सही आंसर होगा श्री कृष्ण के। चलिए आगे चलते हैं हम, अध्याय 7 है हमारे इतिहासकार। सर यदुनाथ सरकार थे। सर यदुनाथ सरकार कौन थे? तो ये थे इतिहासकार। यदुनाथ सरकार जो है ये एक इतिहासकार थे। आगे चलिए प्रश्न है, सर यदुनाथ सरकार को कब पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया? विभाग अध्यक्ष कब बनाया गया था इन्हें?
तो इनको जो है 1923 ईस्वी में विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1901 में सिवान जिले में हुआ था। 1901 में सिवान जिले में हुआ था, यहाँ लिख लीजिए, सन 1901 में सिवान जिले में, बिहार के सिवान जिले में हुआ था। छपरा के नज़दीक है सिवान जिला। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 8 का है इतिहास। अतीत से वर्तमान, कब, कहाँ और कैसे? पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पुनर्जागरण आंदोलन का शुरुआत जो है सबसे प्रथम जो है इटली में हुआ था। इटली में सर्वप्रथम जो है पुनर्जागरण आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। और पूछा जाए कि पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रांसेस्को पेट्रॉक को। फ्रांसेस्को पेट्रॉक को जो है इसे पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता माना जाता है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली एक यात्री था, इसी ने भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किया था। प्रथम यूरोपीय यही था जो कि समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचा था, और इसे ही भारत का खोजकर्ता माना जाता है, वास्को डी गामा को। यह कहाँ का है पूछा जाए तो पुर्तगाल का है। और कब किया था इसने? तो 1498 में। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, 1498, 17 मई 1498 ईस्वी को यह कालीकट के नज़दीक पहुंचा था सर्वप्रथम। चलिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे, इन्हें ही हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक इसे ही माना जाता है। इन्होंने ही किया था, एक्चुअली में इन्होंने किया ही था। पुस्तक के लेखक थे जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक पूछा जाए तो जेम्स मिल। चलिए आगे चलते हैं हम। अध्याय 2 है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का। 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली का पुत्र था। सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदर अली। और इनकी माँ का नाम अगर पूछा जाए तो कौन था? फकरुनिसा। फकरुनिसा इसकी माँ का नाम था। और ये कहाँ के राजा थे? तो ये मैसूर साम्राज्य के एक राजा थे। सबसे पहले जो है उनके पिता जो है मैसूर साम्राज्य में एक सैनिक के रूप में थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बन गए, जिनका नाम था हैदर अली। चलिए आगे चलेंगे। प्लासी का असली नाम क्या था? प्लासी का असली नाम जो है वह था फलासी। सही आंसर हो जाएगा फलासी। और यहाँ पर जो है पलास नाम के फूल के उगने के कारण इसका नाम, जगह का नाम पलासी पड़ गया। पलास जो है यह बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फूलों का इलाका। और पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 3 है, ग्रामीण जीवन और समाज। इनमें से कौन सा फसल नकदी फसल है? तो नकदी फसल इसमें जो है ये सभी दिए हुए हैं। नील, तंबाकू, गन्ना, ये सभी क्या है? ये सभी जो है, इनमें से सभी जो है नकदी फसल है माने जाते हैं। इनका मतलब होता है, नकदी फसलों का उपयोग इनकी बिक्री कर तुरंत मुद्रा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे जूट है, कपास है, तंबाकू, नील यहाँ ऑप्शन में दिया है, चाय, कॉफी एवं रबड़ आदि, ये सभी क्या है? नकदी फसल है। इनका जो है तुरंत ही इनका व्यापार करके, बिक्री करके तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आ चुका है बीपीएससी के अधिकारी लेवल के एग्जाम में कई बार। तो नील दर्पण के जो लेखक थे पुस्तक के, वो थे दीनबंधु मित्र। और ये कब लिखा गया था? तो 1858 से 59 के बीच में लिखा गया था नील दर्पण।
दीनबंधु मित्र के द्वारा। और ये जो है एक बंगाली नाटक था। यह क्या था? नील दर्पण क्या है? एक बंगाली नाटक था। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह जो है बहुत इजी है, नील की खेती के लिए। आप लोग जानते भी होंगे, नील की खेती के लिए। चलिए आधार 4 पे चलते हैं। उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? जनजातीय समाज के लोग जो है आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो इन्हें जो है अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, यानी कि आदिवासी। सही आंसर हो जाएगा आदिवासी। चलिए अब आगे चलते हैं। वन विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो वन विभाग का स्थापना जो है 1864 में किया गया था। 1864 में किया गया था वन विभाग का स्थापना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो सब 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है भील जाति जो है, आपको याद रखना है, भील जाति यहाँ हो जाएगा आंसर। भील जाति सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। सबसे बड़ी आदिवासी समूह यही है। और यह जो है आबादी का लगभग 38% है। 38% यह जो है भील जाति है। भारत का कुल जो अनुसूचित जनजाति है, इसके आबादी का 38% जनजाति भील जनजाति है भारत में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अध्याय 5 पर। शिल्प एवं उद्योग। एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो ये इंग्लैंड की महारानी थी। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सूती कपड़ा का उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? सूती कपड़ा का जो उद्योग का मुख्य केंद्र था वो है गुजरात। अभी भी गुजरात जो है सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है। और यह जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात जो है सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। लगभग देश का यह 33% हिस्सा सूती का उत्पादन करता है। 33% जो है सूती वस्त्र का उत्पादन गुजरात में ही होता है। और यहाँ का गुजरात का अहमदाबाद महानगर जो है सूती वस्त्र उद्योग का एक मुख्य केंद्र है। चलिए अब आगे चलेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। 26 अगस्त 1907 को झारखंड के जमशेदपुर में हुई थी। और इस कंपनी की स्थापना जो है दोराब जी टाटा ने की थी। किसने किया था अगर पूछा जाए तो? यहाँ प्रश्न बन रहा है किसने किया था? तो दोराब जी टाटा ने किया था। चलिए आगे चलेंगे। दीकू किसे कहा जाता है? जी दीकू किसे कहा जाता था? ब्रिटिश काल में जो है साहूकारों को दीकू कहा जाता था। किसे कहा जाता था? साहूकारों को। आंसर होगा गैर आदिवासी हो जाएगा। यहाँ पे गैर आदिवासी हो जाएगा, यानी कि साहूकारों को दीकू कहा जाता था। अगला सब सवाल है अध्याय 6 पे चलेंगे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 में। किस वर्ष में पूछा गया है भारत में ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष सामने आया था? तो 1858 में। चलिए आगे चलेंगे। अब ब्लैंक है यानी कि रिक्त स्थान। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में माना जाता है 1857 का विद्रोह। सही आंसर क्या होगा? 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? मंगल पांडे का ने ही सर्वप्रथम जो है इस विद्रोह को शुरुआत किया था बैगटपुर में। चलिए आगे चलते हैं। मंगल पांडे को कब किया था इन्होंने? देखिए सबसे इसका जो आंसर सही हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। यहाँ प्रश्न पूछ भी लिया गया है। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में है ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई थी उन्हें। कहाँ पे किया था? बैरकपुर में इन्होंने किया था 8 अप्रैल 1857 को। सर्वप्रथम सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व। फेमस एक कविता भी इनका है, खूब लड़ी वो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। और सब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? झांसी में विद्रोह झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जो कि झांसी की रानी थी। चलिए आगे चलते हैं।
अध्याय 7 पे चलते हैं, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो है 1835 ईस्वी में लागू किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पर मिनट शीर्षक से प्रस्तुत की और इसने 1813 में जो है चार्टर अधिनियम से भारत में लोगों को शिक्षित करने में उपयोग किए जाने वाले वार्षिक 1 लाख रुपए को अलग रखा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है। चलिए आगे चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 22 दिसंबर 1901 को किया गया था। और उन्होंने दो देश के गान, जन गण मन भारतीय गान और अमर सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश गान को लिखा। यह बहुत ही रोचक है फ्रेंड्स, यह आपको याद रखना चाहिए। देखिए आपको यह भी याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के अलावा बंगाल क्या कहते हैं बांग्लादेश का भी उन्होंने राष्ट्रगान गाया था, जिसे अमार सोनार बांग्ला के रूप में जानते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारत के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था और गाया था, अमार सोनार बांग्ला। और भारत का तो जानते ही होंगे आप लोग, जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। और इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 8 है जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। पेशे या काम के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के थे? तो ये थे 4 प्रकार के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से थे अगर पूछा जाए? 4 श्रेणियों में अगर बताया जाए कौन कौन सा वर्गीकृत किया गया है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आगे चलते हैं। दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन है? दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन है? ये क्या है? एक पत्रिका है। दीनबंधु क्या है? एक पत्रिका है। और इसका जो लेखन किया था कृष्णराव भालेकर ने किया था। कृष्णराव भालेकर ने दीनबंधु नामक पत्रिका का लेखन किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 अक्टूबर 1932 को किया गया था। सही आंसर होगा यहाँ 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महिलाओं की स्थिति में सुधार। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? ब्रह्म सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था शाश्वत भगवान की पूजा। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और एक यहाँ पे फैक्ट बनता है, क्वेश्चन है बनता है, इन्होंने ही डीएवी स्कूल का भी शुरुआत किया था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो कि आर्य समाज का स्कूल है। स्वामी दयानंद सरस्वती ही इसके संस्थापक माने जाते हैं। डीएवी एक फेमस संस्था है आज के समय में, भारत भर में सभी जिलों में इसका स्कूल है। चलिए आगे चलते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम यह जो है 1929 में लागू हुआ था और पारित किया गया था। चलिए आगे चलेंगे। अब बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50%। 2006 में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें जो है आरक्षित करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार जो है पहला राज्य बन गया है महिलाओं को 50% आरक्षण देने के मामले में। अब अगले प्रश्न में चलेंगे। अध्याय 10 का अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बाफ्टा क्या है? तो बाफ्टा जो है क्या है? एक रेशम कपड़ा है, रेशमी कपड़ा।
नेक्स्ट प्रश्न है भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना कब हुआ है? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, इनमें से कौन सा सूफी संतों के धार्मिक केंद्र है? सूफी संत के धार्मिक केंद्र इसमें से कौन सा है? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा खानकाह। खानकाह जो है धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या सूफी द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था यह पूछा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ओर थी नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। दोनों के मध्य जो है प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगला अध्याय है 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन। मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं? देखिए ऑप्शन में है विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग का, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग का, चांदी और सोने को घोलकर बनाया रंग, या चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो यहाँ सही आंसर होगा चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। यहाँ सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आनंद मठ की रचना किसने की? यह तो बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है बीपीएससी में और फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का यह। तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और यह जो है बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह भी एक फैक्ट है यहाँ पर कि आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। और यह कब लिखा गया था? तो 1882 ईस्वी में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आगे चलेंगे अध्याय 12 पे राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और ये कौन थे? तो अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी थे। कहाँ पे किया गया था कांग्रेस की स्थापना? तो बॉम्बे में किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 1885 इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। और यह जो है अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग। स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। जलियांवाला बाग जो है स्वर्ण मंदिर के पास छोटा सा बगीचा है। यहाँ पर जनरल डायर ने कई अंग्रेजी फौजों के साथ गोलियां चलाने का जो ऑर्डर दिया था, इसमें कई मासूम बच्चे और महिलाओं की मृत्यु हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को इन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत उफान पे था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में हुआ था। उसी समय इन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो का, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। यह जो है आपका SCERT का क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री का महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। इससे आपका जो है बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस में आपका यही बताया गया है कि SCERT और NCERT से ही प्रश्न आने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।
फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।